नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे द्वारा कथित रूप से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट डालने के बाद हिंसा भड़क गई। नाराज लोगों की भीड़ ने विधायक मूर्ति के आवास पर तोड़फोड़ की। बड़ी संख्या में आए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी भी की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधायक के घर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर दूसरी ओर पुलिस ने मामला दर्ज कर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक निजी बस में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। ये बस बेंगलुरु से विजयपुरा जा रही थी और चित्रदुर्ग हाईवे पर आकर इसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने के दौरान बस में 32 यात्री सवार थे। हादसे में मरने वाले 5 लोगों में से 2 बच्चे और 1 महिला है। बस में आग लगने का कारण इंजन में दिक्कत बताया जा रहा है। हिरियूर की एसपी राधिका ने हादसे की जगह का जायजा लिया। घायल हुए 27 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि पुलवामा जिले के कमरा जीरोपोरा में एक बाग में आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और इलाके में तलाशी अभियान चलाया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद हो गया है, लेकिन एक आतंकी भी मारा गया है। राजस्थान में काफी सियासी उठापटक के बीच मंगलवार देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कई विधायकों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की पार्टी में वापसी को लेकर नाराजगी प्रकट की। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बदले राजनीतिक समीकरणों से विधायकों को अवगत कराया और सभी को विश्वास में लेने की कोशिश की, लेकिन कई विधायक पायलट की वापसी से नाराज दिखे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में सभी विधायकों को मौजूदा राजनीतिक संकट में साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, यह किसी भी पार्टी के लिए अपने आप में एक इतिहास है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को 8,722 करोड़ रुपए के नए और उन्नत हथियार की खरीदी की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसमें नौसेना के लिए तोपें और वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद भी शामिल है। 36 विमानों की खरीद HTT-40 बेड़े के संचालन के बाद वायुसेना खरीदेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप और उसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बीच DSC ने वायुसेना के लिए इन विमानों की खरीदी जाने को हरी झंडी दी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रभाव से राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम भी अछूता नहीं रहा है। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त को राष्ट्रपति की ओर से एट होम रिसेप्शन में कई कटौतियां की गई हैं। सामान्य स्थिति में इस तरह के कार्यक्रमों में मेहमानों की सूची काफी लंबी होती है। अमूमन इस तरह के कार्यक्रम में 1200 से 1300 मेहमान शिरकत फरमाते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार एट होम रिसेप्शन में 100 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के सफल उपायों, जांच में तेजी और बेहतर इलाज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर जहां लगातार बढ़ रही है, वहीं मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उबरने की दर करीब 70% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2% से भी नीचे आ गई है। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,50,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 47,746 मरीज ठीक हुए और स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 15,83,489 हो गई है। इसके साथ ही मरीजों के स्वस्थ होने की दर 69.80% हो गई है। कोरोना के सख्त नियमों के साथ विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से फिर से शुरू हो रही है। फिलहाल प्रतिदिन अधिकतम 5,000 वैष्णो देवी श्रद्धालु ही यात्रा पर जा सकेंगे। इनमें दूसरे राज्यों के अधिकतम 500 श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। वहीं माता के भवन में एक समय में 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इकट्ठे होने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब श्री माता वैष्णो देवी चरार-ए-शरीफ,
हजरत बल, नांगली साहेब, शाहदरा शरीफ, शिवखोड़ी भी खोले जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह ने कहा है कि जिला न्यायाधीश पर एसओपी का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही कोरोना संक्रमण बेकाबू होने की स्थिति में किसी भी धार्मिक स्थल को बंद करने का अधिकार भी होगा। आयकर विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के धन शोधन गिरोह में कथित तौर पर शामिल रहने को लेकर कुछ चीनी नागरिकों और उनके स्थानीय सहयोगियों के खिलाफ छापे मारे हैं। सीबीडीटी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि यह धन शोधन शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर किया गया है। सीबीडीटी ने कहा है कि चीनी कंपनी की अनुषंगी और इससे जुड़े संस्थानों ने भारत में खुदरा शोरूम खोलने के लिए छद्म या मुखौटा कंपनियों से 100 करोड़ रुपए की दिखावटी अग्रिम राशि ली। भारत समेत 20 देश खरीद रहे रूसी कोरोना वैक्सीन। 20 करोड़ डोज बनाने की तैयारी। रूस के कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत समेत दुनिया भर के 20 देशों ने रुचि दिखाई है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बनाए गए वेबसाइट पर दावा किया गया है कि यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मेक्सिको और भारत ने रूस की वैक्सीन को खरीदने की बात की है। इस वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें से 3 करोड़ केवल रूसी लोगों के लिए होगी। रूसी कोरोना वैक्सीन परियोजना के लिए फंड मुहैया कराने वाली संस्था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने बयान में कहा है कि इस वैक्सीन का उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की और क्यूबा में किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल सऊदी अरब, यूएई, ब्राजील, भारत और फिलीपींस सहित कई देशों में किए जाने की योजना है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में घर से बाहर निकलते समय व्यक्ति फेस मास्क लगाने लगा है। फेस मास्क की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया गया है। अब लोग इसमें भी प्रयोग करने लगे हैं। इजराइल में अब दुनिया का सबसे महंगा फेस मास्क बनाया जा रहा है। गोल्ड और हीरे से बनाए जा रहे इस मास्क की कीमत $1 मिलियन होगी। इजराइल की येवल कंपनी के मालिक लेवी ने इस मास्क के ग्राहक की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह अमेरिका में रहने वाला चीनी उद्योगपति है। 18 कैरेट सोने में बने इस मास्क में 3600 काले और सफेद हीरे लगाए जा रहे हैं। इसे साल के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा और यह दुनिया का सबसे महंगा मास्क होना चाहिए। 270 ग्राम के इस मास्क को 31 दिसंबर के पहले ग्राहक को सौंप दिया जाएगा। एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना सीधे तौर पर स्वाद कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि बीमारी के चलते इन्फ्लेमेशन के दौरान मरीज को किसी भी चीज का स्वाद आना बंद हो जाता है। एसीएस फार्माकोलॉजी एंड ट्रांसलेशनल साइंस पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्ष पिछले अध्ययनों के विपरीत है, जिसमें बताया गया था कि कोरोना वायरस स्वाद की क्षमता पर सीधे असर डालता है। दरअसल बड़ी संख्या में कोरोना रोगियों ने गंध या स्वाद नहीं आने की शिकायत की थी, जिसके बाद शोधकर्ताओं ने इसे कोरोना के लक्षणों की सूची में जोड़ दिया। हालांकि हालिया शोध से पता चलता है कि 20 से 25% मरीज स्वाद नहीं आने की शिकायत करते हैं। कोरोना वैक्सीन के खोज के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावे के बाद पूरी दुनिया में इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस वैक्सीन की सेफ्टी से लेकर साइड इफेक्ट की जांच जरूरी है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश रूस की वैक्सीन पर संदेह जता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि रूस इस वैक्सीन को लेकर जरूरी डेटा साझा नहीं कर रहा है। बता दें कि दुनिया के कई देश कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में जुटे हैं। भारत में भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टेज में पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र भारत में मॉनसून के कारण हो रही भारी बारिश की वजह से सर्वाधिक प्रभावित और वंचित समुदायों को मानवीय सहायता मुहैया कराएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में मॉनसून ने 770 से अधिक लोगों की जान ले ली है। प्राधिकारियों के अनुसार 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की कार पर पाकिस्तान की पुलिस ने मंगलवार को जमकर पत्थर बरसाए। बताया जा रहा है कि मरियम को आज राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के सामने पेश होना था। मरियम नवाज शरीफ की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ की कार लाहौर में नैब के ऑफिस के सामने ही फंसी रही और वह वहां तक नहीं पहुंच पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज के समर्थक नैब के कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। उधर मरियम ने आरोप लगाया है कि उनकी कार पर पुलिसकर्मियों ने पत्थर बरसाए और जाने नहीं दिया। सिंगापुर में एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में भारतीय मूल के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को 4 साल 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। डिलीवरी वाहन चालक कानन सुकुमारन 12 मई को शाम करीब 7:30 बजे वाहन के अंदर अश्लील वीडियो देख रहा था।
तभी उसने 36 वर्षीय एक महिला को वहां अकेले टहलते देखा। होंग के हवाले से खबर में बताया गया है कि आरोपी ने महिला को पकड़ लिया और उसे वहां झाड़ियों में ढकेलने की कोशिश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।